जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। और जाहिर है आज की सबसे बड़ी खबर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज था, जो हर तरह से एक कामयाब तरीन एहतजाज था। और ये सिर्फ एक जलसे तक महदूद नहीं था, बल्कि ना सिर्फ ये कि कराची से कश्मीर तक हर तरफ हमें जलसे जुलूस, एहतजाज, रैलीज, कहीं पे कोई कन्वेंशन, कहीं पे कोई एहतजाज, कॉर्नर मीटिंग, कुछ ना कुछ हो रहा था, कोई ना कोई एक्टिविटी थी। लेकिन हर किसी ने अपने अंदाज से अपना प्रोटेस्ट जो था वो रिकॉर्ड कराया। और मेरा ख्याल है कि अगर ये हुकूमत एक जलसे की इजाज़त दे देती पीटीआई को मीनार पाकिस्तान में, तो वो तो फिर एक मखसूस जगह का सिर्फ जलसा होता। लेकिन जो इन्होंने इजाज़त नहीं दी, तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि फिर उसके बाद हर शहर में अलग एक जलसा भी हुआ, एहतजाज भी हुआ। लेकिन आज बड़े ज़्यादा सरप्राइजेस थे हुकूमत के लिए भी और पीटीआई के लिए भी। वो सरप्राइज क्या थे आपके साथ शेयर करते हैं। ओवरऑल इस एहतजाज की कवरेज और इसके ऊपर किसका क्या एक आप कह लें किरदार भी था और इसका इम्पैक्ट क्या था, इसके ऊपर भी बात होगी। आज मौलाना फजल रहमान साहब ने भी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसके ऊपर भी बात होगी। एक खबर आपके साथ शेयर करेंगे IMF से रिलेटेड भी। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब, आज पंजाब से जो सूरत हाल थी उससे मुतालिक तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी काफ़ी तफसील से बताया कि मुख्तलिफ शहरों से रैलीज निकली और बड़ा लोगों में जोश खरोश भी था। हर किसी ने अपने तौर पर कोशिश की, कहीं छोटी कहीं बड़ी रैली थी। और जो आपको पता है कि हमेशा लोग निकलते हैं वो तो निकले ही, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे चेहरे भी आज रैली लेकर निकल आए जो कि नॉर्मली काफ़ी तनकीद की जद में रहते हैं कि जनाब ये नहीं बाहर निकलते। तो आज हमने देखा कि जरताज गुल साहिबा ने भी अच्छी खासी बड़ी रैली लीड की। ऑन अब्बास बप्पी ने, हमाद अजहर भी आज नजर आए बाहर, उन्होंने भी एक रैली निकाली। और सही जो आज आप कह लें कि रंग जमाया, वो खवातीन ने जमाया लाहौर में, तो खास तौर पर जहाँ पर हमने देखा कि आलिया हमजा, सनम जावेद, ये लोग निकली हुई थी। और इन्होंने रात गए भी एक रैली निकाली और वो ठीक ठाक बड़ी रैली थी भाई। और लाहौर में आज पूरी मतलब मुख्तलिफ जगहों पर सारा दिन ही सिलसिला चलता रहा। मतलब अगर जलसा होता तो शायद एक टाइम पीरियड के लिए आप कहते हैं कि जी एहतजाज हुआ है, लेकिन चूंकि वो एक ओपन प्रोटेस्ट बन गया तो फिर सारा दिन ही ये सिलसिला चलता रहा। कभी कहीं कोई रैली, कभी कहीं कोई रैली। और आलिया हमजा साहिबा की एनर्जी को भी वैसे देख के हैरत ही होती है। मतलब वो बंदी थकती भी नहीं है। और पता नहीं कितने ही एहतजाज थे दिन में, जहाँ पे कभी वो एक जगह पहुंच रही हैं, कभी दूसरी जगह पहुंच रही हैं, कभी तीसरी जगह पहुंच रही हैं। और मुख्तलिफ जगहों पर कारकुन जो थे वो रैलीज निकाल रहे थे, पुरजोश थे, नारे लग रहे थे। और लेट मी टेल यू कि बिल्कुल किसी के चेहरे पे कोई खौफ नजर नहीं आया, बल्कि लोग आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे थे। मतलब हर दफा जो भी एहतजाज होता है और उसके बाद जो भी उसके ऊपर ब्रूटैलिटी होती है, उसके बाद एक नए सिरे से, नए अज़्म से पीटीआई के जो कारकुन हैं वो भी निकलते हैं और आम शहरी भी उसका हिस्सा बन जाते हैं। ना कोई खौफ आता है उनके दिल में, ना कोई उनकी आंखों में आपको मायूसी नजर आती है। अगर आप कंपेयर करें तो अभी जो रिसेंट एक कोई मुश्किल टाइम आया तो ज़ाहिर PMLN का था, लेकिन अभी जो 2016-17 में जब इनके जो कायद थे उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को हटाया गया, तो 2 हफ्ते भी वो एहतजाज नहीं चला होगा। और उसके बाद फिर कुछ अरसा वो अगर जेल में रहे, बीमार भी हुए, अस्पताल भी जाते रहे, जो कुछ हुआ, और उसके बाद वो चले भी गए। तो आपको कहीं कोई स्ट्रीट मूवमेंट उस तरह की नजर ही नहीं आती कि किसी ने जी बहुत कोई एहतजाज किया हो, कुछ किया हो। तो वही आपको है, बड़ी देर में जाके जब इस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद मिला 2019 में, तो फिर उसके बाद कहीं जाके PDM भी बनी। तो सबको पता है कि वो सबको इन्होंने इकट्ठा किया। फिर आगे से जो आपकी मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा, उसको बड़ा लीडर बनाकर इस्टेब्लिशमेंट ने उसमें लॉन्च भी किया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं बेसिकली ये आपको नज़र आती हैं कि जनाब इन्होंने उस वक्त फिर एहतजाज जो था वो थोड़ा बहुत स्ट्रीट मूवमेंट शुरू की। लेकिन ये बात 2019 में इनकी इस्टेब्लिशमेंट से चलना शुरू हो चुकी थी। तो जब तक इनके मामलात ख़राब थे तो बाहर कोई नहीं निकला इनमें से। तो यही सूरत हाल जो है, हमने अगर ये PTI के ऊपर आप इम्प्लीमेंट करें तो 2.5 से 3 साल मुसलसल हो चले हैं कि ये लोग सड़क पर हैं, मुसलसल हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आते हैं एहतजाज करके चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनको जबर का सामना करना पड़ता है, गिरफ्तारियां होती हैं, मुकदमे कितनी कितनी दफ़ा जा चुके हैं जेल। अब आप आज अवैस यूनुस को मैं देख रही थी, मतलब ये बंदा अभी चंद दिन पहले लापता रहा है, तशद्दुद हुआ है इसके ऊपर, ये फिर बाहर निकलता है, फिर एहतजाज में चला जाता है। इस तरह के ये लोग हैं। तो इनका जो एक कमिटमेंट का लेवल है
وہ ابھی ماضی قریب میں تو کہیں کسی کا نہیں نظر آتا. پتہ نہیں لوگ بات کرتے ہیں جنرل ضیاء کے مارشل لاء کی, پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی, بالکل ہو سکتی ہے ان کی کمٹمنٹ, میں نے چونکہ اس کو اپنی آنکھوں سے آبزرو نہیں کیا ہوا تو میں انفیئر ہوگا کہ میں ان کو اگر انڈرمائن کروں, لیکن جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے تو ہم نے ایسی کہیں کسی پارٹی کی جدوجہد نہیں دیکھی کہ جہاں پر اس طریقے سے آپ نے ریاستی جبر کا سامنا کیا ہو, اور اس کے باوجود آپ 3 سال مسلسل مار کھا کھا کے پھر بھی کھڑے ہوئے ہیں, پھر بھی آپ کا عزم جو ہے وہ وہیں کا وہیں ہے. لاہور میں آج ہی بہت سرپرائز تھا یہ یقینی طور پر کہ اتنا بڑا, کیونکہ سب سے زیادہ سختی جو تھی وہ لاہور میں ہوتی رہی ہے, پنجاب کے کسی بھی اور علاقے سے زیادہ سختی لاہور میں ہوتی رہی ہے, یہ تو ایک مطلب اسٹیٹڈ فیکٹ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کا اگر یہ جذبہ ہے, یہ جوش ہے, تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر کیا صورتحال ہوگی وہاں جہاں پہ تھوڑی بہت آپ کو آزادی مل جائے, مارجن مل جائے. اچھا, اس کے علاوہ جو کسی نے اگر یہاں پہ آج بالکل ٹوٹلی سب کو سرپرائز کیا وہ کراچی تھا. مطلب شروع سے سارا دن آج میں دیکھ رہی تھی کہ توجہ جو تھی وہ ساری لگی رہی جی پنجاب میں کون کون ریلی نکال رہا ہے, کون نہیں نکال رہا, ثوابی کے لیے جو جلسہ ہو رہا ہے کون کون قافلے لے کے نکل رہا ہے, کس کا بڑا قافلہ ہے. تو یہ سارا جو تھا سوشل میڈیا اس سے بھرا ہوا تھا. لیکن شام کے قریب جو ویژولز آئے ہیں کراچی سے, انہوں نے سب کو حیران کر دیا, کیونکہ ادھر کسی کا اس طرح سے دھیان ہی نہیں تھا کہ ادھر سے بھی اتنا بندہ نکل سکتا ہے. تو یہ ایک بالکل ٹوٹل آپ کہتے ہیں نا آؤٹ آف سلیبس ہی آ گئے کراچی والے آج. اور یہ کوئی خالی پی ٹی آئی کے کارکن نہیں تھے کہ کوئی رجسٹرڈ کارکن جو تھے وہ نکلے ہوئے تھے, بلکہ اس میں عام لوگ بھی شامل تھے جو خود اپنی مرضی سے اپنی چوائس سے آئے ہوئے تھے. تو یہاں پر جو پی ٹی آئی کی ایک وہاں پہ موجود اس وقت تنظیم ہے, حلیم عادل شیخ صاحب ہیں, باقی لوگ ہیں, کافی پچھلے 8-10 دنوں سے میں نوٹس کر رہی تھی, کنونشنز کر رہے تھے, موبلائز کر رہے تھے لوگوں کو. تو آج ہمیں وہ آن گراؤنڈ نظر بھی آ رہا تھا کہ کراچی نے بالکل سب کو سرپرائز کیا, خود میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو بھی سرپرائز کیا, جو اس طرح سے کراچی کے معاملات کو اتنا شاید نہیں قریب سے دیکھ رہے تھے. لیکن آج وہ بھی حیران ہوئے کہ اتنا میسو پروٹیسٹ جو ہے وہ صرف کراچی میں ہی ہو گیا, مطلب پورا ایک جلسہ پورا کراچی میں ہی ہو گیا تھا. تو یہ صورتحال تھی. تو یہ ایک سپورٹ. اور پھر جب مین آپ اگر آتے ہیں اس طرف ثوابی کی طرف, تو وہ تو ظاہر ہے پھر ایک اپنا ان کا شہر کا ایک ظاہر ہے کوئی پرابلم بھی نہیں, وہاں پر سب لوگوں نے آنا تھا, تو وہ تو ایک بڑا جلسہ ہونا تھا, اس لیے اس پہ کوئی اتنا حیران نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا جلسہ ہے. وہ تو تھا میسو, اس میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں تھا, لیکن وہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ بڑا ہی ہونا ہے. سندھ میں بہت پوٹینشیل ہے پی ٹی آئی کے لیے, اور میرا خیال ہے کہ اگر عمران خان صاحب رہائی کے بعد کوئی 8-10 دن اگر اندرون سندھ لگا لیتے ہیں, شہری علاقے تو ہیں ہی مطلب سارے پی ٹی آئی کی طرف, تو یہ بالکل پاسا پلٹ سکتا ہے. پیپلز پارٹی کے لیے اس سے اگلا الیکشن جیتنا اور وہاں پہ حکومت بنانا اتنا آسان نہیں رہے گا. میرے لیے یہ بالکل کہنا مشکل نہیں ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی رہائی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ 8 سے 10 دن لگا لیتے ہیں سندھ میں, تو آپ پھر بھول جائیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے یہاں پہ کوئی بھی 12 فی الحال حکومت اگلے سال اگلی دفعہ جب بھی الیکشن ہو تو وہ بنا پائے. تو میرے لیے تو یہ بہت سیف ہے کہنا. باقی یس, ثوابی میں ایک زبردست احتجاج تھا, بہت بڑی تعداد لوگوں کی پشتون, اور پھر وہی بات کہ چارجڈ اور بالکل عشق میں اندھے, اور بالکل جس کو آپ کہتے ہیں کہ گندھے ہوئے وفا سے اور جذبے سے, تو وہ آپ کو ان میچبل قسم کا جذبہ جو ہے وہ وہاں نظر آتا ہے. جتنے وہاں سے رپورٹرز آج رپورٹ کر رہے تھے, میں سب کو سنا, میں نے دیکھا, ان کو پڑھا, ان سے کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی, تو ہر کسی نے یہی رپورٹ کیا کہ جناب 26 نومبر کچھ نہیں بگاڑ سکا ہے. 26 نومبر الٹا پڑ چکا ہے. 26 نومبر سے جو ان کے کسی کے ذہن میں کوئی خوف آ بھی سکتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا حادثہ ہی نہ ہو جائے, کہیں کوئی گولی نہ چل جائے, کہیں کوئی جان نہ چلی جائے, اسی بلڈ شیڈ سے ہی لوگ گھبراتے ہیں. تو وہ اگر کہیں کوئی خوف تھا بھی تو انہوں نے وہ خوف بھی ختم کر دیا. دیکھیے, خوف اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ کوئی چیز ہو نہ جائے, تو اس کے ہونے کا خوف رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو جائے, تو آپ اس خوف میں مبتلا رہتے ہیں. جب وہ ہو جائے تو وہ خوف پھر ختم ہو جاتا ہے. تو یہی صورتحال 26 نومبر کی. مطلب اب اس سے آگے آپ کیا کریں گے؟ اب تو صرف ایک ہی بات رہ گئی کہ پھر ایٹم بم پڑا ہے, پھر وہی چلا دیں آپ اپنے لوگوں کے اوپر. اس سے علاوہ آگے اور کیا ہے؟ یہی ہوتا نا, آپ نے لوگوں کی ان کی چار دیواری کا تقدس پامال کیا, گرفتاریاں کی, مقدمے ضمانتیں نہیں ہونے دیں, لوگوں کو آپ نے مارا پیٹا, لاپتہ کیا, تشدد کیا, بے ایمانہ تشدد کیا, ذلیل کیا, ان کے گھر والوں کو ذلیل کیا, آپ نے ہر طرح سے کر لیا. اور آخر میں جو ایک کام رہ گیا تھا وہ یہ تھا کہ اسٹریٹ آپ بس گولیاں مار دیں, وہ بھی آپ نے مار دی. اس کے بعد اب کیا ہے آپ کے پاس آپشن؟
सोचा है आपने? यही है कि ये एटम बम चला दे फिर इन दी एंड, यही है। और क्या आपके पास रह गया? तो मोहसिन नकवी साहब उस दिन बड़ा उंगलियां हिला हिला के करते 5 मिनट में बस फायर चला दूं, तो फिर देखो यहाँ पे। तो फिर मोहसिन नकवी साहब अगर 5 मिनट आपके फायर चलाने के बाद भी लोग नहीं हटते और लोग मरने से इनकार नहीं करते, तो फिर क्या फिर एटम बम चलवा दें? फिर आप वहाँ पे धमकी लगाइएगा कि अब देखना मैं एटम बम चलवाता हूँ, देखता हूँ कौन यहाँ पे बचता है। तो फिर ये रह जाएगा सिर्फ। तो शेम ऑन दिस रिजीम के जो इस ब्रूटैलिटी तक गया लोगों के। लेकिन हैट्स ऑफ टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि जिस तरह उन्होंने इस जबर का मुजाहरा किया, और वो डटे हैं, वो डटे हुए हैं अभी तक भाई। मतलब सवाबी में जलसा हो रहा है तो वहां पे अवाम शोर मचा क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जी हमें सवाबी में क्यों बुलाया है, डी चौक चलो, डी चौक चलो, डी चौक के नारे लग रहे हैं। वो खुशी नहीं की आदत से भाई सवाबी में क्या करने बैठे हुए, डी चौक चलो। मतलब 2 महीने पहले वहां डी चौक पर कत्ले आम हो रहा है, खून बह रहा है, और 2 महीने बाद वो लोग कह रहे हैं कि जी फिर वहीं चलो। ये है, ये चीजें बिल्कुल नाकाबिल यकीन है, बिल्कुल अनमैचेबल हैं। और उसके बाद फिर तकारीर की अगर बात की जाए तो आज के दिन जो जुनैद अकबर साहब की तकरीर थी, बहुत उन्होंने सख्त तकरीर की और बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की। और कोई ऐसा वो नहीं कि हमें सीधी सीधी बस बोंगियाँ मार रहे हैं, बढ़के मार रहे हैं। सख्त तकरीर इन द सेंस कि मैसेज भी दिया है और फिर भी उन्होंने बड़ी जिसको कहते हैं ना आर्टिकुलेट किस्म की बात की है। फिर इसके बाद अली अमीन ने भी आज हस्बे रिवायत बड़ी ज़ोरदार गरजदार सी तकरीर की। सुहेल आफरीदी की आज तकरीर काफ़ी सख्त अल्फाज की थी। और बाकी सलमान अकरम राजा हमेशा आपको पता है कि एक सोबर बात करते हैं लेकिन क्लैरिटी से करते हैं, वो उन्होंने की। और बाकी भी तकारीर जो थी, शेख वकास अकरम साहब की तकरीर, वो भी ज़ाहिर है अच्छे मुकर्रर हैं, अच्छी वो करते हैं तकरीर, तो उनकी भी तकरीर अच्छी रही। बाकी बैरिस्टर गौहर साहब हो या ये बाकी जो क़यादत है उनकी, आपको पता ही है कि एक नॉर्मल तकारीर होती हैं तो वो उसी तरह की थी। जुनैद अकबर साहब आज एक डिफरेंस थे पीटीआई के लिए। और जो मेरी फील्ड में बहुत से लोगों से बात हुई उनके मुताबिक आज वो एक आप कह लें कि लोगों के अंदर उम्मीद थी, तो उसकी एक वजह जुनैद अकबर थे। और जुनैद अकबर खुद हैरान थे कि लोग जिस तरह से उनको वेलकम कर रहे थे, जिस तरीके से उनके साथ अपनी अटैचमेंट शो कर रहे थे, उनके हाथ चूम रहे थे और जितनी उनको इज्जत दे रहे थे। हालांकि इससे पहले जुनैद अकबर को बहुत हाई प्रोफाइल उस तरह से नहीं रहे हैं पीटीआई के लीडर, लेकिन जस्ट इसलिए कि इमरान खान ने उनको जो है वो भी 10 दिन पहले नॉमिनेट किया है। और अली अमीन साहब से एक गिला है उनके कारकुनों का कि उन्होंने उस तरह से उनके साथ नहीं निभाया सफ़र जिस तरह से वो एक्सपेक्ट करते थे। तो उसकी एक रिप्लेसमेंट ज़रूरी थी इस हद तक, और ये इमरान खान साहब का बरवक्त फैसला था। और इस वजह से कारकुनों में एक नई रूह फूंकी गई और इस तरह से फिर उन्होंने जुनैद अकबर की तरफ उम्मीद लगाई। तो जुनैद अकबर जो है उन्होंने अपना बहरहाल एक इम्पैक्ट छोड़ा है। और जुनैद अकबर वैसे भी, जैसे मैंने पहले भी बात कही थी, कि एक ऐसे गैर मुतनाज़ किस्म के किरदार हैं पीटीआई के कि अभी तक किसी ने भी उनके ऊपर कोई ऐसा सवाल नहीं उठाया, किसी ने उनको शकूक व शुबहात में नहीं डाला। तो ये एक बहुत बड़ी उनके लिए अचीवमेंट भी है कि उनका पहला ही जो टास्क था एज प्रेसिडेंट केपी पीटीआई, तो वो उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से अंजाम दिया है। दोबारा से लोगों में एक जज्बा जगाया, लोगों का खौफ टूटा, बाहर निकले, क्राउड भी ज़्यादा था, मोमेंटम था, सब कुछ था और पूरी तरह वो चार्ज थे। और मैसेज उनका बड़ा क्लियर था। उन्होंने कही 2-4 बातें उन्होंने बड़ी साफ साफ की कि हमें भागने के ताने ना दो, फिर हमें भी पता है कि कौन कब कैसे भागा। और फिर इसी तरह से उन्होंने बातें की कि तुम तो हमारी ख़वातीन यास्मीन राशिद को, सनम जावेद को, तैयबा राजा को, आलिया हमजा को नहीं तोड़ सके तो खान को क्या तोड़ सकोगे। और फिर उन्होंने बात की कि हम इदारों से लड़ना नहीं चाहते, लेकिन हमें लड़ने पे मजबूर भी ना करो। हम तो चाहते हैं कि बैठ के बातचीत करो, आवाम की बात सुनो और हमारा जो मैंडेट है वो हमें वापस करो। तो बड़ा उन्होंने क्लियर जो था वो ठीक बात की। और अली अमीन साहब जो हैं उन्होंने भी आज कहा कि जी ऊ का एहतजाज तो उन लोगों के लिए होता है जो मुहज़्ज़ब लोग होते हैं, हम ऊ नहीं, हम थू करके एहतजाज करेंगे। तो बातें बनाना तो अली अमीन को बहुत अच्छा आता है, तो वो उन्होंने आज भी बनाई। और आज शेर अफजल मरवत साहब भी अली अमीन साहब के साथ हाथ में हाथ थामे स्टेज तक पहुंच गए। और हैरत की बात है वैसे, क्योंकि बहुत से पीटीआई के कारकुन इस बात पे नाराज़ भी नजर आ रहे थे कि जब उनको शो कॉज नोटिस मिला हुआ है, इमरान खान उनसे राज़ी नहीं है, तो उनको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई कि उन्हें आप स्टेज पर लेकर आ गए हैं। और फिर शेर अफजल मरवत साहब सलमान अकरम राजा साहब पे सीधी सीधी तनकीद करते रहे हैं। और सलमान अकरम राजा साहब की जब स्पीच चल रही थी तो इसी दौरान शेर अफजल मरवत साहब ने आके अचानक से
थोड़ा सा डिस्टर्ब भी किया, इन द सेंस के नारे वारे लगाने शुरू कर दिए, जिससे उनका फ्लो भी टूटा। और फिर इस मौके पे सलमान अकरम राजा साहब ने बात भी की कि जी हमारी पार्टी सिर्फ इमरान खान की पार्टी और हम सब उन्हीं के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, और कोई बदतमीज़ और कोई इधर उधर का बंदा जो है वो हमारी पार्टी में नहीं हो सकता। तो वो भी थोड़ा सा इसके ऊपर इस तरह से बात कर गए। बहरहाल जी, ये सब जो था अपनी जगह आज रहा, और ओवरऑल आप कह सकते हैं कि आज का एक कामयाब जलसा, कामयाब एहतजाज था ओवरऑल। और 10 डाउनिंग स्ट्रीट में भी इन्होंने आज एहतजाज रखा हुआ था, वहाँ पे भी डॉक्टर शहबाज गिल आए, शहजाद अकबर साहब आए, बाकी लोग, और वहाँ पे भी उन्होंने आज एक एहतजाज रखा था। तो बाहर भी मुल्क से ये एहतजाज हुआ। बहुत से जो सहाफ़ी हैं, जो तज्ज़ियाकार हैं, इंटरनेशनली अपनी पहचान रखते हैं, आज उन्होंने भी पाकिस्तान के 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर ट्वीट्स भी किए हुए थे, और कुछ लोगों ने इसके ऊपर इस आज के एहतजाज के ऊपर भी बात की हुई थी। तो मतलब ये इंटरनेशनली एक चीज़ जो है वो ऑब्जर्व हुई कि 1 साल के बाद भी लोगों ने इस जाली हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। बहरहाल तो इस एहतजाज से 5-6 चीज़ें जो हैं वो बड़ी खुलकर सामने आ गई हैं। नंबर 1 ये कि लोग अपने मैंडेट की चोरी को भुला नहीं पाए और इस हुकूमत को उन्होंने तस्लीम नहीं किया। नंबर 2 ये कि 26 नवंबर के बावजूद भी लोग खौफजदा नहीं हुए, और उन्होंने आज एक दफ़ा फिर ये साबित किया कि खौफ का बंध टूट गया है। तीसरा ये कि जो नई इमरान खान साहब ने तब्दीलियां की हैं, तैनातियां की हैं, उससे खातिर खा फ़ायदा हुआ है, और लोग दोबारा से अपनी जो नई क़यादत है उसके पीछे खड़े होने के लिए तैयार नज़र आते हैं। उन पर एतमाद किया उन्होंने, तो उससे एक हमें ज़बरदस्त फ्रेशनेस का एक एहसास हुआ है इनके एहतजाज के अंदर। नंबर 4 ये कि आज हुकूमत का बिल्कुल फुसफुसा सा रद्द अमल, वही टिपिकल प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और उसमें झूठ के पलंदे, तो ये हुकूमत की स्ट्रैटेजी थी जो न पहले कामयाब हुई है इनकी, और ये अभी तक वही 80-90 की दहाई वाली सियासत करते हैं कि जी हम एक पेज का, फ्रंट पेज का पूरा इश्तिहार छपवा दें चंद अखबारों में, और हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेज 8-10 करके टीवी को कैप्चर किए रखें, तो बस सबको लगेगा कि जी सबने मुस्तरद कर दिया और लोग इनकी बात मान जाएंगे। लेकिन हकीकत यही है कि आज जिस तरह से पीटीआई के सोशल मीडिया ने अगैन इसको बिल्कुल, सारा एक इवेंट था भी बड़ा और उसको फिर उन्होंने अच्छे से प्रेजेंट भी किया, तो ये एक आज का दिन पीटीआई को बिलोंग करता था। और आखिर में जी ये बात ज़रूर कहनी होगी कि अब सोचने की बात ये कि यहाँ तक ये सिलसिला आ गया है, तो आगे कितना इसको बढ़ाना है, ये असल बात है। और ये वही बात है जो इमरान खान साहब ने ख़त में भी लिख छोड़ी है करता धरता के लिए, कि जनाब इसको किस तरीके से अब समेटना है, क्योंकि यहाँ तक तो आप आके ये मैसेज तो दे चुके हैं अवाम कि इस तरह से इस निज़ाम को तो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अब कितनी लड़ाई लड़नी है अपने अवाम से खुद, और कितनी और तबाही और बर्बादी करनी है, ये फैसला अब आपके हाथ में है। बहरहाल आज एक और इसी से जुड़ी अहम खबर भी है कि अपोजिशन अलायंस की तरफ भी अब चीज़ें तेज़ी से बढ़ रही हैं, और आज हामिद रज़ा साहब ने एक ट्वीट किया है जो काफ़ी मानी ख़ेज़ है, और उन्होंने कहा है कि अपोजिशन सरप्राइज़ देगी और अपोजिशन ग्रैंड अलायंस की तरफ बड़ी तेज़ी से जा रही है। तो ये एक अहम उनका ट्वीट था, और इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब की जो आज मीडिया से गुफ्तगू थी, अगर उसको भी आप देखें तो उसमें उन्होंने भी 2-3 बातें बड़ी वाज़ेह की हैं कि इमरान खान साहब के साथ जो हमारा आगे सफ़र है, इत्तेफाक का सफ़र है, वो तेज़ी से जारी है, तो चीज़ें पॉजिटिवली आगे बढ़ रही हैं। तो ये आज जो अपोजिशन अलायंस की तरफ मामला चल रहे हैं उसमें काफ़ी पेशरफ्त भी नज़र आ रही है। और इसके साथ साथ जी आज की खबर ये भी कि IMF ने एक वफ्द भेज रखा है जो कि 6 तारीख को पहुंचा पाकिस्तान, और 13 फरवरी तक ये यहाँ पर मौजूद रहेगा। शहबाज राना है सीनियर सहाफ़ी, इनकी ये स्टोरी है, और बड़े काबिल सहाफ़ी, अच्छी स्टोरीज इनकी तरफ से ब्रेक की जाती हैं। तो इन्होंने ये बताया कि आमतौर पर तो माली मामलात का ज़ाहिर जायज़ा लेते थी IMF की टीम जो भी आया करती थी, लेकिन इस दफ़ा जो एक चेंज है वो ये कि जो ओवरऑल आपने यहाँ पे एक तमाशा लगा रखा है उसके ऊपर दुनिया में कंसर्न्स शो किए जा रहे हैं। तो अब हुआ ये है कि जो ये अब वफ्द आया हुआ है, ये ना सिर्फ ये कि माली मामलात का जायज़ा लेगा कि जी कितना IMF के मुआहदे के मुताबिक चीज़ों पे अमल दरामद हो रहा है या नहीं, बल्कि और भी कई मिनिस्ट्रीज़ जो हैं उनकी परफॉर्मेंस को भी इवेलुएट करेगा। इसके साथ साथ जो जुडिशरी के इश्यूज़ हैं उसको भी ये मॉनिटर करेगा, जिसमें रूल ऑफ लॉ की बात और जजेस की तैनाती में जो अभी हाल ही में चेंजेस हुए हैं, ये सब, तो इन सब चीज़ों को अदलिया की आज़ादी के तनाजुर में देखा जाएगा, और उसके ऊपर भी वो जायज़ा रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो अब ये जो है ये काफ़ी अनलाइकली IMF है, क्योंकि जाहिर है IMF से हम ये तवक्को नहीं कर रहे होते कि वो बाकी चीज़ों के ऊपर जो है वो आके इस तरह से कोई रिपोर्ट मुरतब करेगा। दूसरी तरफ अगर ये चीज़ें जेन्युइनली वो रिपोर्ट करते हैं कि जनाब
ये इनका जजेस तैनातियों का तरीका कार है। हुकूमत अपने बंदे आराम से पूरे कर लेती है जुडिशल कमीशन में और अपनी मर्जी के जज तैनात कर रही है, और अदलिया के जो जजेस हैं वो बैठ के बाहर ख़त लिख रहे हैं। वो खतूत भी तो ज़ाहिर है बाहर आ रहे हैं ना, तो उनको पता लगेगा कि भाई जजेस को कितनी बेचैनी है कि जो कुछ तमाशा लगाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जब ये मॉनिटर होंगी तो इसका क्या रिजल्ट आएगा। उधर जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से ऑलरेडी डेडलाइन मिली हुई है कि जी जून में रिव्यू होना है। इधर आईएमएफ वाले भी अपनी जो पूरा दायरा कार है उसको बढ़ाते हुए बाकी चीज़ों को भी मॉनिटर कर रहे हैं, और उधर अमेरिका से भी कभी ट्वीट, कभी तकरीर और कभी कोई रेजोल्यूशन और कभी कुछ ना कुछ सिलसिला चल रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको नज़र आ रहा है कि एक ओवरऑल प्रेशर इंटरनेशनली भी बिल्ड हो रहा है, और आज जो अंदर मुल्क के हुआ है उसने अच्छे खासे लोगों की नींदें भी उड़ा दी हैं, तो उससे इंटरनली भी एक प्रेशर बिल्ड हुआ है। तो ये है जी आज की सारी स्टोरी। बाकी आज मेरा ख्याल है जब अब इमरान खान साहब अखबार पढ़ेंगे तो काफ़ी मुस्कुराएंगे और इस बात पे मुतमईन होंगे कि कौम आज भी उनकी कॉल के ऊपर लब्बैक कह रही है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।